हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेसन, जिसका नाम है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। ठीक है, फर्स्ट लेसन अपना कंप्लीट हो गया था और आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड लेसन, जिसका नाम मैंने बता दिया गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है, ये बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग एक फर्स्ट यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें दो बातें पढ़नी है। नंबर एक, जैसा कि नाम दे रखा है चैप्टर का, एक तो हमें पढ़ना है गाउस का नियम और दूसरा इसका एप्लीकेशन, इसके डेली लाइफ में या इस गाउस के नियम के क्या उपयोग हैं। ये दो बातें हमें इस चैप्टर के अंदर क्लियर करनी है। ठीक है, अब देखिए, ये जो गाउस का नियम है ये हमें क्या बताता है और किस प्रकार से हम लेसन को स्टार्ट करेंगे, तो सुनना। देखो, ये जो गाउस का नियम है, इस गाउस के नियम का प्रयोग किया जाता है एक नई भौतिक राशि ज्ञात करने के लिए, और उस नई भौतिक राशि को कहा जाता है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, उस नई भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी गाउस के नियम की सहायता से हम किसको कैलकुलेट करते हैं, किसका मान ज्ञात करते हैं? विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, अब देखो, हम गाउस के नियम को यदि समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसे तभी समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जब हमें किसका पता होगा? विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, अब इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस लेसन के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, फिर दूसरी बात, चलो कि विद्युत फ्लक्स हमने समझ लिया कि क्या होता है, किस प्रकार से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने विद्युत फ्लक्स के लिए मानो समझ ली। ठीक है, तो उसके बाद क्या हम गाउस का नियम स्टार्ट कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हो, गाउस के नियम को हम फिर समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके आगे फिर हमें गाउस के नियम के उपयोग पढ़ने, अनुप्रयोग पढ़ने। तो जब आप अनुप्रयोग पढ़ोगे तो उसके अंदर आएगा आवेश का वितरण। क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? आवेश का वितरण। जब भी आप किसी पदार्थ को आवेशित करते हो तो उस पदार्थ के ऊपर उत्पन्न होने वाला टोटल आवेश एक एक समान रूप से वितरित होगा, असमान रूप से वितरित होगा, या किस प्रकार से वितरित होगा, ये बताने के लिए हम काम में लेते हैं आवेश वितरण, जिसे कहा जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अनुप्रयोग के अंदर हमें काम में आएगा आवेश वितरण। ठीक है, तो इससे बढ़िया है कि हम गाउस का नियम स्टार्ट करें, फिर बीच में ही वो आ जाए, वो आ जाए, ये सब करें। उससे बढ़िया है कि हम पहले तो पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश वितरण। ठीक है, और उसके बाद में हम बड़े आराम से स्टार्ट करेंगे गाउस का नियम, और फिर एक एक करके इसके हम सारे के सारे उपयोग पढ़ेंगे। टोटल लगभग 6-7 इसके अनुप्रयोग हैं, उपयोग हैं, वो सारे के सारे हम इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम दो अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और खत्म भी करेंगे, जिन्हें क्रम से कहा जा रहा है। एक को कहते हैं विद्युत फ्लक्स और एक को कहा जाता है आवेश वितरण। विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आवेश वितरण को बोला जा रहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन सब में सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स देखो होगा क्या। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और थोड़ा सा आपको ध्यान लगाकर इसे समझना है। ठीक है, आप लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि किसी भी आवेश को आप किसी भी स्थान पर रखोगे तो वो अपने चारों ओर अपना क्या बनाएगा? प्रभाव क्षेत्र। और इस प्रभाव क्षेत्र को ग्राफीय रूप से दर्शाने के लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने एक राशि पढ़ी थी, जिसे हमने कल की क्लास में कहा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जिसे हमने क्या कहा था? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। किसी भी विद्युत क्षेत्र को बोर्ड के ऊपर, कॉपी पर या ग्राफीय रूप से दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। तो मान लो, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। मेरे पास क्या पड़ा है? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए मैं सीधी कुछ लाइन बनाऊंगा, और ये सीधी लाइंस ही किसको डिनोट करेगी, किसको निरूपित करेगी? एक समान विद्युत क्षेत्र को। ठीक है,
तो मैंने यहां पर इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र मान लिया कि बोर्ड के इस हिस्से के ऊपर एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा इस तरफ है, और ये हमने मान लिया एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर दिया। इस एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए इसका मान हो गया सदिश E। ठीक है, अब मैं इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी पृष्ठ रख देता हूं, कोई भी क्या रख देता हूं, पृष्ठ, सरफेस रखता हूं। जैसे आपकी कोई कॉपी होगी, कोई किताब होगी, ये आयताकार पृष्ठ का काम करेगी। तो मान लेते हैं कि पृष्ठ है वो वैसे तो किसी भी आकार आकृति का हो सकता है, लेकिन हमने मान लिया कि हम इस विद्युत क्षेत्र के अंदर एक आयताकार पृष्ठ रख रहे हैं। ठीक है, अब आयताकार पृष्ठ को रखने के भी कई तरीके हो सकते हैं। मैं कैसे भी रख सकता हूं इसमें आयताकार पृष्ठ को। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि मैंने इसमें आयताकार पृष्ठ को इस प्रकार से समांतर रखा है। आयताकार पृष्ठ को मैंने विद्युत क्षेत्र के क्या रखा है, समांतर। ये हमारे पास में एक आयताकार क्या हो गया, पृष्ठ। ये जो आयताकार पृष्ठ है इसकी अपनी लंबाई होगी, इसकी अपनी चौड़ाई होगी। लंबाई चौड़ाई होगी तो इसका अपना क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। जो सदिश है तो इसकी अपनी क्या होगी, दिशा। तो क्षेत्रफल की दिशा की बात करें तो याद रखना कि कोई भी जो तल होगा, तल का अपना क्षेत्रफल होगा, और तल एक सदिश राशि होने के कारण तल की दिशा किधर होगी, तल के पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, तो ये पृष्ठ ऐसे रखा गया है तो इसकी दिशा होगी तल के लंबवत। तो अभी इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा हो गई तल के लंबवत। ये इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा को दर्शा है, तो हमने लिख दिया सदिश ए। ठीक है, यहां इस पहली कंडीशन में आप ये देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र तो इधर जा रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर जा रहा है, तो दोनों के मध्य का कोण थीटा बराबर, दोनों के मध्य का कोण थीटा बराबर कितना हो गया, 90। ठीक है, एक तो ये स्थिति हो गई कि हमने पृष्ठ को कुछ इस प्रकार से यहां पर रख दिया। ठीक है, ऐसे आप पृष्ठ को रखोगे तो थीटा बराबर कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है कि ये मेरे पास वही एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर मैंने अब की बात पृष्ठ को रखने का तरीका बदल दिया, और मैंने पृष्ठ को कुछ इस प्रकार से रख दिया। पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के कैसे रख दिया, लंबवत। पृष्ठ का तल है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ये हो गया सदिश ई। तो ये तल ऐसे पड़ा है, तल की दिशा होगी तल के लंबवत, तो ये तल की दिशा इधर आ गई, इसे लिख दिया हमने सदिश ए। तो इस कंडीशन के अंदर अभी आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं कि जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही ए है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, सही है अपनी बात। तीसरा, कोई जरूरी थोड़ी कि समांतर हो, लंबवत हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, किसी कोण पर भी हो सकता है। तो तीसरी स्थिति मैं छोटे रूप में बना देता हूं। मान लो ये पड़ा है विद्युत क्षेत्र सदिश ई, और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने कोई जो पृष्ठ है वो इस प्रकार से रख दिया, कोई कोण बनाते हुए रख दिया। आयताकार जो अपना पृष्ठ है वो हमने कोई कोण बनाते हुए रख दिया इस प्रकार से। तो ये पृष्ठ की दिशा तल के लंबवत, तो इधर चली गई, ये हो गया सदिश ए। विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, ये तो हो गया सदिश ई, और इन दोनों की दिशाओं के मध्य का कोण कितना है, थीटा। तो यहां पर इस कंडीशन में थीटा ग्रेटर देन तो 0 है, और लेस देन कितना हो गया, 90। ठीक है, अब तीनों कंडीशन को ढंग से देखिए। आप ये देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र है वो तीनों जगह बराबर पड़ा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो भी तीनों जगह बराबर पड़ा है, लेकिन इस पृष्ठ को रखने की स्थिति के अनुसार इस पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं निर्गत होगी इसका मान चेंज होता जा रहा है। यानी देखो, गौर से समझते जाना एक एक बात को। पहली चीज, नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या मिला, ध्यान से देखिएगा कि हमने जब विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पृष्ठ को रखा है, जब भी हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसको रखते हैं, किसी भी पृष्ठ को रखते हैं, तो उस पृष्ठ से कुछ विद्युत बल रेखाएं निर्गत होती हैं। उस पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, निर्गत। ठीक है, जैसे यहां पर आप इस प्रकार से रख रहे हो, तो विद्युत क्षेत्र में रखा है तो इससे विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, यहां भी गुजरेगी, यहां भी गुजरेगी। ठीक है, तो पहली चीज कि जब भी आप पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखोगे
तो विद्युत क्षेत्र से क्या गुजरेगी? विद्युत बल रेखाएं। यानी पहली बात हो गई कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से क्या होगी? निर्गत। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से क्या होगी? निर्गत। कब? जब आप पृष्ठ को किस में रखते हो? विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हो। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात यह है कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कब कितनी गुजरेगी, इस बात का हमें पता करना है। तो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या डिपेंड कर रही है पृष्ठ की स्थिति पर। किस पर डिपेंड कर रही है? पृष्ठ की स्थिति पर। कि थीटा 90 होगा तब अलग होंगी, थीटा 0 होगा तब अलग, थीटा का मान 0 से 90 के बीच में वेरी करेगा तब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, चलो ये बातें ठीक है। इन बातों को हमने चित्र के माध्यम से थोड़ा सा समझ भी लिया। अब हमारा जो टॉपिक था कि हमें क्या पढ़ना है? विद्युत फ्लक्स। हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें पढ़ना है विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स को डिनोट करने का तरीका, विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई ई से। किससे दर्शाते हैं? फाई ई से। फाई, ये तो सिंबल हो गया फाई, और ये ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक, और फाई का मतलब विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित कर रहे हैं फाई ई से। अब देखिए विद्युत फ्लक्स होता क्या है। विद्युत फ्लक्स का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। देखो समझना बात को, मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पृष्ठ को रखोगे तो उस पृष्ठ से कुछ विद्युत बल रेखाएं पारगमित होगी, और वही बल रेखाएं पारगमित होंगी जो उससे कैसे टकराएगी? लंबवत। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि दीवार के अंदर जो खिड़की लगी हुई है, उस खिड़की से वही हवा अंदर आती है जो उससे क्या करती है? लंबवत टकराती है। यदि हवा खिड़की के समांतर चल रही है तो क्या हवा अंदर आएगी? नहीं आएगी। तो वही बात यहां पर है कि ये जो पृष्ठ है उस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं तभी गुजरेगी जब वो इसके कैसे टकराएगी? लंबवत। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक संख्या है, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी रेखाएं होंगी? जो विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के तल के कैसे गुजर रही है? लंबवत। ठीक है, तो ये विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन। अब सवाल उठा कि अधिकतम विद्युत फ्लक्स कब गुजरेगा? देखिएगा यहां पर आप ये देख रहे हैं कि जब पृष्ठ को हमने विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जा रही है, और ये पृष्ठ ऐसे इसके समांतर रखा गया है। समांतर होगा तो इसके सहारे विद्युत क्षेत्र रेखाएं चली जाएगी, लेकिन इससे कोई लंबवत टकराएगी नहीं टकराएगी, तो इससे कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। यानी यहां पर इस कंडीशन में एक भी विद्युत क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ से नहीं टकराएगी नहीं तब तक इससे गुजरेगी नहीं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखो, पृष्ठ को हमने ऐसे रखा है और विद्युत क्षेत्र रेखा इधर से आ रही है, आकर इससे कैसे टकरा रही है? लंबवत टकराएगी, तो इसका मतलब इससे टकराएगी, इसका मतलब इससे गुजरेगी। तो यहां सारी विद्युत क्षेत्र रेखा इससे टकरा रही है, लंबवत टकरा रही है तो इससे गुजरेगी। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान क्या रहेगा? मैक्सिमम, अधिकतम रहेगा। ठीक है, कोई समस्या? इसमें क्या होगा कि आपने पृष्ठ को किसी कोण पर रखा है तो कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो लंबवत टकराएगी, कुछ इसके समांतर होगी। ठीक है, तो कुछ तो गुजर जाएगी, कुछ नहीं गुजरेगी। इन सब के बीच में अब विद्युत फ्लक्स का हम सूत्र कैसे बनाएं? तो सूत्र बनाने के लिए हम ये मानकर चल रहे कि हमारे पास में जो कोई पृष्ठ है वो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ एक बार कितने कोण पर रखा गया है? थीटा कोण पर। क्योंकि थीटा का मान 0 और 90 इन दो के अंदर तो विशेष कंडीशन लगा कि हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन थीटा कोण पर होने की स्थिति में विद्युत फ्लक्स कितना होगा ये हमारे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ होगा। इसलिए इन तीनों कंडीशन में हम ये वाली कंडीशन उठा रहे हैं। ठीक है,
ध्यान से देखना, विद्युत फ्लक्स का सूत्र बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र बनाने के लिए आपने एक पृष्ठ लिया और पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के साथ कितने कोण पर रख दिया, थीटा कोण पर। पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के साथ आपने कितने कोण पर रख दिया, थीटा कोण पर। थीटा कोण पर रखेंगे तो उस स्थिति में कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो इसके लंबवत गुजरेगी और कुछ नहीं गुजरेगी। देखिएगा सब लोग ध्यान से देखना, ये हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है, जो चित्र वहां पर मैंने बनाया था वही मैं वापस से बना रहा हूं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसे हमने दर्शा दिया किससे, सदिश ई से। टोटल विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, सदिश ई। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने एक पृष्ठ को रखा है इस प्रकार से, एक आयताकार पृष्ठ है जिसका टोटल क्षेत्रफल ए है, जिसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, ए। ठीक है, ये टोटल क्षेत्रफल का जो तल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। ठीक है, अब देखिए हम टोटल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहते हैं, तो याद रखना फिजिक्स के अंदर जब भी आप टोटल मान कैलकुलेट करोगे तो उससे पहले आपको छोटा मान कैलकुलेट करना पड़ेगा, और छोटे मान को कहा जाता है अल्पमान। छोटे मान को क्या कहा जाता है, अल्पमान। यानी मेथड क्या होगा, मेथड ये होगा कि सबसे पहले आप अल्पमान कैलकुलेट करो और अल्पमान से टोटल मान बनाओ, और अल्पमान से छोटे मान से बड़ा मान बनाने के लिए आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कौन सी विधि, किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का। किसका करेंगे, प्रयोग करेंगे, समाकलन। तो मेथड यही होगा कि सबसे पहले छोटा विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, फिर उसका समाकलन करेंगे, तो हमें किसकी प्राप्ति होगी, टोटल विद्युत फ्लक्स की। अब देखो विद्युत फ्लक्स है वो अल्प कब होगा, पूरे यदि पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं तब तो टोटल हो गया, और यदि इसके छोटे से भाग से गुजर रही हैं तो वो विद्युत फ्लक्स कैसा हो गया, छोटा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो टोटल ए क्षेत्रफल है इसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा और मान लिया मैंने, इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने क्या मान लिया, टुकड़ा। ठीक है, पूरी प्लेट का, पूरे आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ए, तो छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल छोटा होगा, कम होगा, तो और इस छोटे टुकड़े की दिशा भी किधर होगी, तल के लंबवत। ये लो तल के लंबवत इस छोटे टुकड़े की दिशा हो गई। छोटे क्षेत्रफल को दर्शाएंगे डी ए सदिश से। टोटल मान से पहले, टोटल प्रतीक चिन्ह से पहले यदि डी लग जाता है तो इसका मतलब वो छोटा मान है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसका क्षेत्रफल कितना है, डी है, और क्षेत्रफल एक सदिश राशि है इसलिए तल के क्या हो गई, लंबवत, और विद्युत क्षेत्र इधर पढ़ाई है। तो अगर आप इस स्थिति में देखते हैं तो इस बिंदु को यदि मूल बिंदु माना जाए तो ये तो हो गई आपकी पॉजिटिव एक्स एक्स और ये हो गई पॉजिटिव वाई एक्स। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये डीए सदिश पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। और दूसरी बात, इस पॉजिटिव एक्स एक्स की ओर ही क्या उपस्थित है, विद्युत क्षेत्र सदिश ई। ठीक है, अब देखो डीए सदिश एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच में थीटा कोण पर पड़ा है, तो दोनों लंबवत दिशाओं की ओर इसके दो टुकड़े बना सकता हूं, दो घटक ले सकता हूं। इधर जिधर कोण बनेगा उधर क्षैतिज घटक क्या होगा, बोलो, ये हो गया डी ए कोस थीटा, और जिधर कोण नहीं है उधर लंबवत घटक ये हो गया डी ए साइन थीटा। ठीक है, कोई समस्या यहां तक? आप क्या देख रहे हैं कि जो अल्पांश का जो क्षेत्रफल था डीए, अब वो दो भागों में टूट गया, एक हो गया डीए कोस थीटा, एक हो गया डीए साइन थीटा। ठीक है, डीए कोस थीटा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में है, डीए कोस थीटा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा में है, जबकि ये डीए साइन थीटा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या है, लंबवत। तो ये वाला भाग है वो तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को पारगमित करवाएगा, ये तो क्या करवाएगा, पारगमित करवाएगा क्योंकि समांतर है, और ये वाला जो हिस्सा है ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रोकने का काम करेगा। किसका काम करेगा, रोकने का। ठीक है, तो काम का क्षेत्रफल कौन सा हुआ, वो हुआ जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या करवाए, पारगमित, क्योंकि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पारगमित नहीं होंगी तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना रहेगा, शून्य। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, अतः
अल्पांश, ये जो छोटा सा भाग है इसे कहा जाता है अल्पांश। अतः अल्पांश से निर्गत अल्प विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से निर्गत अल्प विद्युत फ्लक्स, छोटा टुकड़ा है तो विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा, अल्प होगा, छोटा होगा। ठीक है, टोटल विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई ई से, तो अल्प विद्युत फ्लक्स को कहेंगे डी फाई ई। तो डी फाई ई बराबर कौन सा क्षेत्रफल काम में आ रहा है, डी ए कोस थीटा, और इधर विद्युत क्षेत्र कितना है, ई, दोनों का गुणनफल किसको प्रदर्शित करेगा, अल्प विद्युत फ्लक्स को। तो डी फाई ई बराबर हो गया ई डी ए कोस थीटा। कितना हो गया, ई डी ए कोस थीटा। ये हो गया अल्पांश से गुजरने वाला अल्प विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये तो केवल इस अल्पांश से आया है, इतने से भाग से आया है। हमें यदि टोटल इससे ज्ञात करना हो तो हम क्या कहेंगे, अतः दूसरी बात, इससे पहले कि मैं टोटल निकालूं मैं थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेता हूं। देखो इसी प्रकार से यहां पर देखना आप सब लोग, मैं इसका दूसरा रूप और लिख देता हूं, डी फाई ई बराबर, यहां से देखो ई सदिश राशि डी ए सदिश राशि, आगे कोस थीटा पड़ा है, कोस थीटा यानी अदिश गुणनफल, अदिश का मतलब डॉट, यानी मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूं, कोस थीटा को हटाएंगे तो सदिश ई डॉट डी ए सदिश, क्या लिख सकते हैं, सदिश ई डॉट डी ए सदिश। ये इस अल्प विद्युत फ्लक्स के दो रूप हो गए। ठीक है, अब हमें चाहिए टोटल, तो टोटल विद्युत फ्लक्स देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो टोटल विद्युत फ्लक्स मैं थोड़ा सा इधर कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। हम लिख सकते हैं कुल विद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स। अब टोटल विद्युत फ्लक्स को लिखेंगे फाई ई, और टोटल कब प्राप्त होगा, जब छोटे विद्युत फ्लक्स का क्या किया जाए, समाकलन। तो ये तो समाकलन सिंबल, किसका समाकलन करेंगे, अल्प विद्युत फ्लक्स का, तो ये हो गया डी फाई ई, ये पहला रूप हो गया टोटल विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, दूसरा रूप बनाने के लिए मैं इसके आगे लिख रहा हूं यहां पर दूसरा रूप। दूसरा रूप बनाने का तरीका, डी फाई के दो मान पड़े हमारे पास में, एक तो ये पड़ा है, एक वो पड़ा, जो पहले ये मान रख देते हैं, डी फाई को हटा देते हैं, नीचे वाला ये मान रख देते हैं। तो दूसरा रूप क्या होगा, फाई ई बराबर, ये हो गया समाकलन तो पढ़ा ही है, डी फाई की जगह ये हो गया वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये इसका विद्युत टोटल विद्युत फ्लक्स का दूसरा रूप। तीसरा रूप यदि बनाए तो तीसरा रूप बनाने के लिए वही डी फाई की जगह तीसरा रूप रख दो, ये वाला, तो ये वाला रूप रखेंगे तो क्या होगा, इसलिए फाई ई बराबर क्या होगा, देखिएगा समाकलन तो पढ़ा ही है, और ये हो गया डी फाई की जगह ई डी ए कोस थीटा। इसे भी थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, अगला रूप बन जाएगा। देखो क्या होगा, समाकलन करेंगे तो जो नियत है वो तो बाहर आ जाएंगे, ई नियत है, कोस थीटा नियत है, ये तो बाहर आ गए। यहां इंटीग्रेशन समाकलन होगा केवल किसका, डीए का, तो क्या बचेगा आपके पास, ई कोस थीटा और फिर इंटीग्रेशन ऑफ डीए, समाकलन ऑफ डीए। डीए अल्पांश का क्षेत्रफल है, छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, छोटे भाग का समाकलन करोगे, छोटे भाग के क्षेत्रफल का समाकलन करते जाओगे तो एंड में लास्ट में बड़ा टोटल भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो समाकलन ऑफ डीए को मैं ए लिख सकता हूं। तो अगला रूप हो गया आपके पास फाई ई बराबर ई, इसकी जगह ए और आगे पड़ा है कॉस थीटा। ये टोटल विद्युत फ्लक्स के हमारे पास में अलग अलग क्या आ गए रूप। ठीक है, इस प्रकार से हम किसकी गणना कर सकते हैं, इस प्रकार से हम टोटल विद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स के अलग अलग रूप है, इन रूपों की सहायता से हम टोटल विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो मैं एक साथ लिख देता हूं इन सब रूप को, और ये एक साथ जो लिखा गया रूप है वही आपके बार बार न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, और इसको ध्यान से देखना। फिर इस विद्युत फ्लक्स से जुड़ी हुई कुछ और विशेष बातें देखते हैं। देखिएगा हमने क्या क्या रूप बनाए हैं विद्युत फ्लक्स के, टोटल विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं फाई ई, टोटल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, पहला रूप क्या बनाया,
इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, अल्प विद्युत फ्लक्स का समाकलन करेंगे तो टोटल विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। दूसरा रूप बराबर इंटीग्रेशन डी फाई की जगह क्या रखा हमने, सदिश ई डॉट डी ए सदिश, सदिश ई डॉट डी ए सदिश। ठीक है, फिर अगला रूप क्या बनाया, डॉट हटा दिया, तो डॉट हटाएंगे तो क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, आगे क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। फिर और भी सोल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व करेंगे तो ई ए कॉस थीटा, क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा। और फिर और सोल्व करें तो देखिए यहां से ई वेक्टर राशि है तो सदिश ई डॉट सदिश ए। ठीक है, तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स बराबर है, किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व पृष्ठीय क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र व पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल। डॉट का मतलब कौन सा गुणनफल हो गया, अदिश गुणनफल के क्या हो गया बराबर। ये क्या कहलाता है, आपका विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देखो वही कुछ कॉमन बातें। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का क्या ज्ञात कर लेते हैं, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट कैसे ज्ञात करें, यहां पर जो सूत्र पढ़ा है उसकी सहायता से आप कैलकुलेट कर लो। जैसे पूरा फॉर्मूला देखें तो ये वाला पढ़ा है, इसको आप काम में ले सकते हैं। तो देखिए ई क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का आप लोगों ने पीछे मात्रक पढ़ा है, यूनिट पढ़ी है, विद्युत क्षेत्र की यूनिट क्या थी, न्यूटन प्रति कूलम, तो ई की जगह इसका यूनिट रख दिया न्यूटन प्रति कूलम। ए क्या चीज है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। फिर आगे पढ़ा है कोस थीटा, कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं है, ये एक मात्रकहीन भौतिक राशि है। ठीक है, तो इसका कोई मात्रक नहीं है इसलिए इसको हटा देते हैं, यहां पर केवल क्या रह गया आपके पास, मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या बनी, एसआई यूनिट हो गई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और बटा में हो गया कूलम। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया, एसआई मात्रक। फिर देखिए दूसरी चीज, इसके लिए हमें क्या बनाना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बनाना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बनाने का तरीका आप लोगों को पता है। सबसे पहले बड़ा कोष्टक लगाओ, इसमें तीन चीजें तो लिखनी है, एमएलटी, फिर कोई रिक्वायरमेंट हो तो आगे रख देंगे। तो देखो मूल मात्रक में चेंज कर लेते हैं इसे, ये व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रक में कन्वर्ट कर लेते हैं। न्यूटन, न्यूटन का मतलब याद रखो क्या है, किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर तो ऊपर आएगा तो सेकेंड की पावर -2। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे पड़ा है 1 मीटर स्क्वायर, फिर बटा में पड़ा है कूलम, कूलम को लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, सोल्व कर दो इसे, देखिएगा किलोग्राम एक ही बार पड़ा है तो किलोग्राम पड़ा है, मीटर की पावर हो गई टोटल 3, फिर ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की, तो सेकेंड की पावर -3 गुणा एम्पियर की पावर -1, ऊपर चला गया तो अब रख दीजिए। तो m की पावर 1 + 1 है, l की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर हो गया -1। ये विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया, विमीय सूत्र। ठीक है, फिर बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स है वो वेक्टर है कि स्केलर है, यानी सदिश है अथवा अदिश है। तो देखिए जो विद्युत फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश भौतिक राशि है। कैसी भौतिक राशि है, अदिश। क्यों है, विद्युत फ्लक्स का मतलब है किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, और संख्या जो भौतिक राशि है, संख्या की कोई दिशा नहीं है और दिशा नहीं है, इस कारण संख्या एक कैसी भौतिक राशि हो गई, अदिश भौतिक राशि। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स की कुछ बेसिक बातें थी। अब देखिए यहां से आप ये देख रहे हैं कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो 3 राशियों पर डिपेंड कर रहा है। यहां से बोल दो चाहे यहां से, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा हो गया
दोनों की दिशाओं के मध्य का कोण। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस विद्युत फ्लक्स की यही है कि यहां पर देखो सदिश रूप आ रहे हैं, सदिश ई डॉट सदिश ए। तो सदिश रूप जहां कहीं भी आएंगे वहां पर जो कोण होगा वो कोण दिशाओं के मध्य का कोण होगा। किसके मध्य का? दिशाओं के मध्य का। जहां कहीं भी सदिश रूप काम में आएगा वहां पर कोण सदैव किसके बीच का कोण होगा? दिशाओं के मध्य का कोण। तो यहां पर ये जो थीटा है उस थीटा का मतलब है सदिश ई यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा और पृष्ठीय क्षेत्रफल की दिशा के मध्य का कोण। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ई और ए को तो कांस्टेंट रखते हैं, नियत रखते हैं, और केवल थीटा में चेंज कर रहे हैं। थीटा को बदलकर हम ये देख रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स के मान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले नंबर 1, पहली कंडीशन में मैंने ऐसे मान लिया कि इस प्रकार से तो हमारे पास में विद्युत क्षेत्र है। डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसी के आधार पे हम देखेंगे थीटा का मान। ये तो आपके पास विद्युत क्षेत्र है जिसे आपने दर्शा दिया सदिश ई से। इसके अंदर इस प्रकार से इस विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर ऐसे एक पृष्ठ रखा गया, तो ऐसे पृष्ठ को रखेंगे तो पृष्ठ की दिशा तल के लंबवत। सदिश ए किधर चला गया? ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस स्थिति में चित्र में आपको दिख रहा है थीटा बराबर कितना हो गया? 90। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करो तो फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा से, इसमें रख दीजिए वैल्यू, तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर कितना हो गया? 0। तो यदि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया, पृष्ठ को समांतर रखोगे तो पृष्ठ की दिशा तल की क्या हो जाएगी? लंबवत। तो पृष्ठ समांतर रखा गया है तो उससे कोई विद्युत फ्लक्स निर्गत नहीं होगा। निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? 0। ये पहली कंडीशन। दूसरा, मैंने क्या किया, ये तो आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, अब की बात पृष्ठ को ऐसे रख दिया। ठीक है, इस प्रकार से, तो पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के क्या हो गई? लंबवत। तो ये तो सदिश ई, ये हो गया सदिश ए। ठीक है, इस कंडीशन में देखो थीटा बराबर कितना हो गया? 0, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों की दिशा समान है। तो कैलकुलेट करेंगे तो फाई ई बराबर क्या होगा? ई ए कोस थीटा की जगह 0, कोस 0 का मान 1 और कोस का अधिकतम मान प्लस का 1 होगा। तो कोस अधिकतम है तो चुंबकीय ये विद्युत फ्लक्स भी कैसा होगा? अधिकतम। इसलिए हमने फाई ई को क्या लिख दिया? फाई ई मैक्सिमम बराबर इधर क्या बचेगा? ई इंटू ए, क्योंकि कोस 0 बराबर 1 जो कि मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? अधिकतम। पृष्ठ लंबवत होगा तो थीटा बराबर 0, और जब पृष्ठ समांतर होगा तो थीटा बराबर क्या होगा? 90। एक दूसरे के उल्टे चलेंगे, यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा, नंबर 3, आपने पृष्ठ को उल्टा रख दिया। उल्टा रखने का मतलब 180 डिग्री का कोण बना दिया ऐसे, इस प्रकार से। ये सदिश ई और ये हो गया सदिश ए, तो थीटा बराबर 180 रख देंगे वैल्यू, तो फाई ई बराबर ई ए कोस 180, कोस 180 का मान -1, तो यहां रखेंगे तो फाई ई बराबर माइनस ई ए। ठीक है, ये मैक्सिमम है, ये है मिनिमम, और वो जो माइनस वाला है वो एंटी डायरेक्शन को दर्शा रहा है। वो किसको दर्शा रहा है? एंटी डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब पहले देखो ऐसे रखा गया था और यहां पर ऐसे रखा गया है, यानी इन दोनों कंडीशन में ये अंतर है कि यहां तो जिस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निर्गत हो रही थी, यहां पर उस सतह से निर्गत होने की बजाय उसमें क्या हो रही है? परिवेशित। तो विद्युत फ्लक्स चिन्ह के आधार पर दो प्रकार का हो गया, एक हो गया पॉजिटिव फ्लक्स और एक हो गया नेगेटिव फ्लक्स। एक कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है बाहर निकलने वाला फ्लक्स, यानी निर्गत फ्लक्स। जो फ्लक्स पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रहा है वो फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। और जो फ्लक्स प्रवेश कर रहा है, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा प्रवेशित होंगी तो उसे कहेंगे नेगेटिव फ्लक्स।
और दूसरा इसका नाम हो गया परिवेशित फ्लक्स। इस प्रकार से हम किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, विद्युत फ्लक्स को। ठीक है, अब देखिए ये विद्युत फ्लक्स को काफी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल कवर करता है, इसलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके, ध्यान से देखना सब लोग। जैसे पहला क्वेश्चन पड़ा है आपके पास में, विद्युत क्षेत्र दे रखा आपको सदिश E बराबर 200 I कैप प्लस 300 J कैप, यूनिट दे रखी है वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, थर्ड चैप्टर में देख लेंगे। वैसे अभी तक हमने मात्रक पढ़ा है न्यूटन प्रति कूलम, लेकिन थर्ड चैप्टर में वोल्टेज और विद्युत क्षेत्र के बीच में रिलेशन से हमें मिलेगा वोल्ट प्रति मीटर। आगे में एक स्थित एक क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल सदिश दे रखा है, से पारित विद्युत फ्लक्स की गणना करो। तो बड़ा सिंपल सा है, देखिए जो बातें आपको दे रखी है सबसे पहले वो हम लिख देंगे, गिवन आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले जो दे रखा है वैसे का वैसे लिख लेंगे, सदिश E बराबर आपको दे रखा है 200 I कैप प्लस 300 J कैप, यूनिट है वोल्ट प्रति मीटर, SI पद्धति में यूनिट है। दूसरा दे रखा है सदिश A, सदिश A बराबर दे रखा है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 J कैप, SI मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, A लिखो, सदिश S लिखो, बात एक ही है। ठीक है, अब पूछ रहा है पृष्ठ से निर्गत टोटल विद्युत फ्लक्स फाई E। तो फाई E के हमने अलग अलग सूत्र बनाए थे, ऐसा कोई सूत्र जो टोटल मान के इनके सदिश रूप के बीच में हो। तो हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फाई E बराबर सदिश E डॉट सदिश A, ऐसा बनाया था। तो यहां A की जगह सदिश S पढ़ा है, तो क्या बनेगा, सदिश E डॉट सदिश S, इसमें रख देंगे वैल्यू, वैल्यू रखेंगे तो ये होगा फाई E बराबर सदिश E की जगह सदिश E का मान 200 I कैप प्लस 300 J कैप, फिर डॉट सदिश S की जगह 5 इंटू 10⁻⁻³ और सॉरी इसके आगे इसकी यूनिट भी है, तो इसके आगे इसकी यूनिट लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर पड़ा है J कैप। ठीक है, डॉट है तो डॉट की विशेष बात है समान एकांक सदिश से समान एकांक सदिश वाली राशियां गुणा होंगी, तो बस मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो फाई E बराबर, देखो इधर आई कैप का पद पड़ा है लेकिन इधर नहीं है, तो आई कैप वाला पद तो 0 हो गया, जे कैप वाले पद J डॉट J 1 होगा, तो J कैप के गुणा में इधर 300 और इधर ये, इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो ये होगा 300 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और ब्रैकेट में हो गया J डॉट J, गणित की संख्या अलग से गुणा हो गई और एकांक सदिश अलग से। तो सोल्व कर दो इसे, तो ये हो गया फाई E बराबर, मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 गुणा 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, ये 2 0 कैंसिल, J डॉट J 1, तो फाई E बराबर इसको भाग लगा के सरल कर लेंगे 1.5 और मात्रक हो गया इसका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलम, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से एक अगला सवाल और देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर आपके पास में एक बेलनाकार आकृति रखी गई है, एक बेलनाकार पृष्ठ रखा गया है। इस बेलनाकार पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल S है, टोटल क्षेत्रफल कितना है S। इस बेलनाकार पृष्ठ को ऐसे रखा गया है कि इसकी जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है। तो सिद्ध करो कि इस बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत होने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स कितना है, 0। ये बात हमें सत्यापित करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखना सब लोग। ये एक समान विद्युत क्षेत्र, ये बेलनाकार पृष्ठ पढ़ाइए, इसमें इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के क्या हो गई, समांतर। अब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम बेलनाकार पृष्ठ को रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखा इससे गुजरेगी और ऐसे गुजरेगी, टोटल विद्युत फ्लक्स ऐसे गुजरेगी कि कोई नहीं गुजरेगी, कोई नहीं गुजरेगी, तभी जाकर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0। तो हमारा टारगेट है कि इससे गुजरने वाली टोटल विद्युत फ्लक्स रेखाएं हम ज्ञात कर लें, टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम ज्ञात कर लें, या टोटल विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करें। वो विद्युत फ्लक्स कितना आना चाहिए, 0। तो इससे गुजरने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए इस बेलनाकार पृष्ठ को मैंने 3 भागों में बांट दिया। मैंने इसको कितने भागों में बांट दिया, 3। ये पहला वृत्तीय भाग,
ये दूसरा वृत्तीय भाग और ये बीच का वक्राकार भाग। ठीक है, पहले वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल मैंने मान लिया S1, दूसरे का टोटल क्षेत्रफल मैंने मान लिया S2, और बीच का ये जो वक्राकार भाग है इसका टोटल क्षेत्रफल हमने मान लिया S3। कितना मान लिया इसे? S3। ठीक है, ये तीनों के हमने क्षेत्रफल मान लिए। अब देखो, पहले भाग से कुछ विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, कुछ दूसरे से, कुछ तीसरे से, तो टोटल कितने विद्युत फ्लक्स हो गए? 3। तीनों का योग करेंगे तो किसके बराबर होगा? टोटल के। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो हमें तरीका मिल गया, क्या मिला? कि फाई ई टोटल, टोटल विद्युत फ्लक्स बराबर होगा, किसके बराबर होगा? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। पहले भाग से, दूसरे भाग से, तीसरे भाग से। अब तीनों भागों का हमें कैलकुलेट करना है, तो बराबर लगा के यही सूत्र लगाते हैं। विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने का क्या तरीका था? विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के अलग अलग सूत्र बनाए थे। सबसे सुटेबल जो हो वो आप काम में ले लीजिए। तो सबसे सुटेबल, जैसे मैंने समाकलन वाला काम में ले लेता हूं। क्या था? समाकलन, आगे था ई डी ए, ये था ई डी ए कॉस थीटा। तो पहले भाग के लिए थीटा की जगह θ1, पहले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र तो तीनों के लिए समान है, ई पड़ा है, और यहां एक ही जगह पहले भाग के लिए क्या पड़ा है? S1। तो मैं इसको हटाकर यहां पर S1 कर देता हूं। देखो, इसे मैं पहले भाग के लिए बना देता हूं समाकलन ई, पहले भाग के लिए अल्पांश का क्षेत्रफल ds1 और आगे हो गया cos θ1। ठीक है, दूसरे भाग के लिए प्लस समाकलन ई डी S2 cos θ2, तीसरे भाग के लिए समाकलन ई डी S3 cos θ3। ठीक है, कोई समस्या? अब देखो, एक तो ये θ1 चाहिए, एक θ2, एक θ3। तो ये बनाने के लिए यही हमें बनाना है मूल रूप से। तो ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र तो हर जगह इस तरफ है। ठीक है, सबसे पहले ds1 चाहिए, तो S1 पड़ा है, इसके ऊपर एक अल्पांश लिया, ये वाला। ये अल्पांश का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ds1। ठीक है, ये अल्पांश ऐसे पड़ा है, इसकी दिशा तल के लंबवत, यानी इस तरफ आ गई इसकी दिशा। ये वाली दिशा किसको डिनोट कर रही है? ds1 सदिश। और इधर ही विद्युत क्षेत्र पड़ा है, तो θ1 बराबर कितना हो गया? 0। ठीक है, दूसरा देखो, यहां पर जो अल्पांश मानेंगे वो अल्पांश होगा ds2, इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर इधर आएगी, तो ये हो गया ds2 थीटा, ds2 सदिश। और ये ds2 इधर है, e इधर है, तो दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए, तो θ2 बराबर 180, 180। ठीक है, इसी प्रकार ये तीसरा भाग है, इसके ऊपर माना गया एक छोटा सा अल्पांश, इसका क्षेत्रफल ds3, और ये ऐसे, तो इसकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी ऊपर की ओर आ गई, ये हो गया ds3 सदिश। तो θ3 बराबर इधर, और ये ऊपर की ओर तो कितना हो गया? 90। तीनों के मान रख दो इसमें, तो रखेंगे तो देखो क्या होगा। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, इसी के आगे लिख देता हूं मैं, फाई ई टोटल बराबर, यहां कोस θ1 की जगह 0, तो ये तो हो जाएगा कोस 0, ये होगा कोस 180, और ये होगा कोस 90। सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करके ही लिखेंगे हम। इंटीग्रेशन ई डी S1, ठीक है, और यहां पर कोस 0, कोस 0 का मान 1, तो कोस 1 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा, इतना ही पढ़ा रहने देते। फिर प्लस इंटीग्रेशन ई डी S2 कोस θ2 बराबर कितना? 180, कोस 180 का मान -1, तो इससे पहले ये लग गया माइनस ई डी S2। ठीक है, ई डी S2। तीसरे भाग में कोस 90 का मान 0, तो टोटल पद ही क्या हो गया? 0 से गुणा करने पर टोटल पद कितना हो गया? 0। अब इसे सोल्व कर देते हैं। देखो, ये पढ़ाई है इधर, फाई ई टोटल बराबर, ई को बाहर ले लेते हैं, ये पड़ा है ई क्योंकि नियत है, और इंटीग्रेशन ds1, फिर ये माइनस बाहर आ गया, ई भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds2। तो ये लो बड़ा सिंपल सा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds1 बराबर s1। इस अल्पांश का समाकलन करेंगे तो टोटल इसके क्षेत्रफल के बराबर, जो कितना हो गया? s1। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ ds2 बराबर हो गया s2,
और चित्र में दिख रहा है कि दोनों भाग बराबर त्रिज्या के हैं, इसलिए S1 बराबर S2 बराबर हमने मान लिया S, तो यहां वैल्यू रख दो। तो ये हो गया 5E टोटल बराबर ये E और इंटीग्रेशन ऑफ ds1 की जगह S1, S1 का मान S माइनस आगे भी ES, तो 5E टोटल बराबर बराबर में से बराबर घटा दिया तो ये टोटल कितना आ गया, ये हमें सत्यापित करना था। ठीक है, ये आपके पास इस विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, चलो आज की क्लास बस यही, फिर बड़ी क्लास हो जाएगी। थैंक यू, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है। विद्युत फ्लक्स इस चैप्टर का एक बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आगे इस चैप्टर के अंदर जो भी बातें होंगी वो सारी इसी विद्युत फ्लक्स से जुड़ी होंगी। और यदि आपने ये सेकेंड लेसन ढंग से पढ़ा है, मैंने पहले भी बताया कि स्टार्टिंग की ये यूनिट आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके केवल 4 लेसन नहीं बल्कि 7 लेसन फिजिक्स के तैयार होते हैं। मैग्नेट वाले जो चैप्टर हैं उनमें फिर आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मन लगा के घर पे अच्छे तरीके से सेफ रहते हुए बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।